Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, in the previous classes, we discussing about the nursing management of child disorders. In this, we starting with the cardiovascular congenital heart disorders. In this, we completed about the acyanotic heart congenital disorder, that is a atrial septal defect. ठीक है. Then next we also introduced about the second acyanotic disorder, that is a VSD. ठीक है. The next today we continue with the same acyanotic congenital heart disease, that is a VSD. The VSD condition, its full form, the ventricular septal defect. ठीक है. The VSD it means it is a congenital heart chambers disorders. ठीक है. Means ये heart का chambers का disorders है. ठीक है. जो ASD it means with the septal defect at the atrium. ठीक है. मतलब atrium का जो septum होता है उसके अंदर एक जो abnormal उसके अंदर opening रह जाती है. ठीक है. Same is it is the opposite to the ASD if the opening is available at the ventricle chambers of the heart, that's known as the ventricular septal defect. ठीक है. Then next the principal alteration. ठीक है. मीन्स इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर जो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है वो क्या रहेगा. ठीक है. तो इन दिस द प्रिंसिपल अल्टरेशन द हायर प्रेशर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. ठीक है. इसके अंदर भी जो ब्लड का जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो उसका फ्लो रेट होगा. ठीक है. तब वो राइट जो लेफ्ट वाले पोर्शन से राइट की तरफ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल से अंदर हायर प्रेशर होने की वजह से वो अगेन वापस राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा. ठीक है. तो ये इसका प्रिंसिपल अल्टरेशन एंड इंट्रोडक्शन फेज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है. Today we continue with the etiological factors, the causative agents which may leads the ventricular septic defect. ठीक है. But in this commonly as it is the ASD condition, जो problems है वो ASD अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है जो उनका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अनआइडेंटिफाइड होता है. ठीक है. तो सेम एज इट इज जो एएसडी के जो कॉजेस है. ठीक है. तो सेम एज इट इज वो आपको इनके अंदर होता है. वीएसडी वाली सिचुएशन को भी वो लीड कर सकते हैं. मतलब जो कॉज एएसडी को लीड कर लेते हैं ये जो कारण होता है वो इस कंडीशन को भी लीड कर सकते हैं. ठीक है. मीन्स ये भी इनको कॉज कर सकते हैं. ठीक है. तो उसी के अंदर आता है द etiological factor for the VSD, the exact cause is unidentified. ठीक है. मतलब अभी भी इसका भी जो होने का जो exact cause है वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है. ठीक है. बट एस्टिमेटेड मतलब ये इमेजिन या फिर उसका अनुमान लगाया जाता है. ठीक है. कि मे भी इसकी वजह से भी ये हो सकता है. ठीक है. सेम एज द ASD कंडीशन. इट्स मे बी द हेरिडिटरी रीजन. मीन्स ईच जनरेशन से जो सेल्यूलर उनका जो बनावट होती. ठीक है. जो सेल्यूलर के पोर्शन होता है उसकी वजह से भी जीन्स के अंदर या फिर उनके क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन. ठीक है. मीन्स उनके अंदर अबनॉर्मलिटी होने की वजह से ये जो पेरेंट्स से उनके जो एंशिएंट जो पीपल्स है मतलब उनकी जो पीढ़ी के जो जनरेशन के जो पीपल्स है उनके अंदर अवेलेबल ट्रांसफर होती रहती है. ठीक है. देन नेक्स्ट कॉन्सिजिनस मैरिज. ठीक है. मतलब उनके जो ब्लड रिलेशन के वाले के जो पर्सन के साथ में जो मैरिज हो जाती है. ठीक है. तो वो ऐसे कपल के अंदर होने का उनके जो चिल्ड्रंस होगा तो उनके अंदर में भी हो सकता है. ठीक है. द मैटरनल टेराटोजेनिसिटी. ठीक है. मतलब मदर के द्वारा ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो वो बेबी मदर के यूट्रस के अंदर होता है. तो मदर के अंदर जो कंज्यूम किए जाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जो उसको हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो देते हैं. तो वो प्लेसेंटा से उसको बेबी के अंदर चले जाते हैं. ठीक है. तो वो मैटरनल टेराटोजेनिसिटी को शो करते हैं. ठीक है. Then next the
mother harmful lifestyle as like a mother consuming the alcohol and the smoking lifestyle and the drug abuse. ठीक है, तो मदर से रिलेटेड कोई भी यदि जब ऑर्गन्स बन रहा होता है, ठीक है, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, बेसिकली जो हार्ट का जो फॉर्मेशन होता है द 28th वीक, मतलब जो 28 वीक होता है, तो उसी टाइम के दौरान जो यदि मदर ऐसी कोई स्मोकिंग लाइफस्टाइल, एल्कोहलिज्म कंज्यूम, ड्रग एब्यूज वगैरह कर रही है, ठीक है, या फिर उसी टाइम पीरियड जब हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर जो मदर को ज्यादा कांटेक्ट के अंदर लाया जाता है रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है, उनका ऑर्गन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से ये जो वेंट्रिकल के अंदर या फिर एट्रियम के अंदर होता है वो ओपनिंग होती है, वो रह सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इटियोलॉजिकल फैक्टर थे जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है उसको लीड्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वन द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट टाइप्स, ठीक है, मतलब बेसिकली जो कॉमन वे के अंदर जनरल में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है उसका कुछ स्पेसिफिक टाइप आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है, बट उसको ऐसे जनरली माना जाता है कि उसकी ओपनिंग का साइज कितना, ठीक है, तो इफ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, जो वेंट्रिकल के जो सेप्टल के अंदर जो ओपनिंग रह जाती है, ठीक है, तो उसका डिवीजन किया जाता है द स्मॉल ओपनिंग एंड द लार्ज ओपनिंग, ठीक है, मीन्स उस सेप्टल डिफेक्ट के अंदर जो ओपनिंग है यदि स्मॉल है, ठीक है, तो वो स्मॉल टाइप ऑफ वीएसडी सेप्टल डिफेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, और इस सेप्टल के अंदर जो ओपनिंग है वो थोड़ी लार्ज है, ठीक है, तो उस कंडीशन को लार्ज ओपनिंग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी इट मींस कि ये वीएसडी वाली कंडीशन जो उसके अंदर अराइज हो, मतलब प्रेजेंट हो चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है, तो उनके अंदर सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो इन द पैथोफिजियोलॉजी जो हार्ट के अंदर द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हायर प्रेशर एट लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, मीन्स इसके जो अल्ट्रेशन प्रिंसिपल के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या होगा कि जो बेसिकली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर आप जो सर्कुलेशन का देखिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के जो राइट एट्रियम में होके जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम से वहां पे आगे फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो लंग्स के अंदर उसका एक्शन उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, फिर वापस वो ऑक्सीजनेटेड मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो ऑक्सीजन के मिक्सअप होने के साथ में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स सारे एंजाइम्स वगैरह उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, फिर अगेन उसको बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेजा जाता है, लेफ्ट एट्रियम से वापस वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एरोटा के अंदर जाके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है ब्लड, ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारा का सारा एरोटा की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो गैप होता है जो सेप्टम होता है वो ओपन है, ठीक है, तो इसके अंदर हायर प्रेशर जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होने की वजह से द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट द हायर प्रेशर एट द लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हायर प्रेशर होने की वजह से इट फ्लो टू द राइट वेंट्रिकल और वही ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको ही वापस जो राइट वेंट्रिकल की तरफ जो फ्लो कर दिया जाता है, ठीक है, और इसी की वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर दो टाइप का ब्लड आ जाता है, ठीक है, जो राइट एट्रियम से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस जो फिल्टर किया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट
वेंट्रिकल से आ रहा है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। तो इंक्रीज द लोड ऑन द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ड्यू टू द जो ड्रेनेज, जो उसका वेनस ड्रेनेज होता है, ठीक है, और एट्रियम जो ड्रेनेज होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों उसके अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। देन यही जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो आगे अगेन वापस फिल्टर करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर लंग्स की ओर जाएगा और उसके अंदर भी प्रेशर होता है वो जनरेट हो सकता है हायर अमाउंट के, ठीक है। इट्स लीड्स द पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन, और उसी वजह से पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर ज्यादा ओवर सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो सर्कुलेशन होगा तो वापस लंग्स वो उसको फिल्टर करने के बाद में लेफ्ट एट्रियम के अंदर वापस फिल्टर किया हुआ जो ब्लड भेजता है उसको हम बोलते हैं वेनस रिटर्न, ठीक है। तो यदि ज्यादा ब्लड फिल्टर करने के लिए जाएगा तो फिल्टर हो गया आने वाला ब्लड भी ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा, तो ज्यादा अमाउंट फिल्टर आएगा तो उस लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो वेनस रिटर्न होगा वो भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। Then next it leads the left heart atrium dilation, इसकी वजह से जो लेफ्ट एट्रियम वाला जो पोर्शन है उसके अंदर डायलेशन हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज द वेनस रिटर्न, मतलब ब्लड जो फिल्टर होके आ रहा है वो उसका अमाउंट के अंदर ज्यादा होने की वजह से वो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस अगेन जो फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है और उसी राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी आ रहा है फिल्टर होने के लिए, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो अपनी हाइपरट्रॉफी मतलब उसका जो साइज होगा वो उसके अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो हाइपरट्रॉफी उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। So these all about the pathophysiology seen in the VSD condition. VSD condition के अंदर this type of pathophysiology we can notice. Okay, then next one the clinical manifestation of the VSD condition, ठीक है। मीन्स जो हम डिस्कशन कर रहे थे जो असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद में उसका कौन कौन से जो सिम्टम्स उसके अंदर आप नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जो एएसडी के अंदर जो ओपनिंग होने की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो इसके अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज द VSD आल्सो शोज द स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है। Then next, the clinical manifestation of the VSD condition, ठीक है। In this, the small ventricular opening remains asymptomatic, ठीक है। Means तो VSD के हमने जो टाइप्स डिस्कशन किए थे कि जो VSD यदि उसकी जो ओपनिंग है, ठीक है, वो यदि स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग यदि है तो वो असिम्टोमेटिक रहेगा, ठीक है, उसके अंदर कोई सिम्टम्स है वो नोटिस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। But यदि the symptoms noticed at the large opening, ठीक है, यदि जो वेंट्रिकुलर की लार्ज ओपनिंग यदि है, ठीक है, यदि उसका जो ओपनिंग के बीच में जो गैप है वो वेंट्रिकल सेप्टल के अंदर लार्ज है, ठीक है, मतलब जो थोड़ा बड़ी साइज का है तो उसके अंदर ही सिम्टम शो करेंगे, ठीक है। बट यदि स्मॉल वाला यदि है, ठीक है, और वो यदि अर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो बड़ा होने तक उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा और वो स्मॉल ओपनिंग होती है वो डेंजरियस हो सकती है उस चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो उसका तो कोई सिम्टम्स भी हमको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, ठीक है, तो तब तक उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार उसको चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, ठीक है। बट द लार्ज ओपनिंग के अंदर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। रिकरेंट इट मीन्स कि बार बार, ठीक है, जो रिपीटेडली उसको जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है वो होते रहते हैं, ठीक है, मतलब जो गले के अंदर खराश वगैरह हो सकती है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जो चेस्ट से जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि जो कफिंग वगैरह हो सकती है, सर्दी जुकाम, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है उसको रिकरेंट मतलब बार बार रिपीटेडली उसको हो जाती है, ठीक है।
देन नेक्स्ट फीडिंग डिफिकल्टी, ठीक है, उसको फीडिंग डिफिकल्टी उसके अंदर होती है, ठीक है, मतलब जो भी वो खाना पीना लेता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि उस फीडिंग के द्वारा उसको ओवर स्वेटिंग होती है, मतलब उसके जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उसको ओवर स्वेटिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा पसीना होता है वो आ जाता है। जैसे कि हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है, तो उस वर्क करने के टाइम पे हमको जैसे ओवर स्वेटिंग या फिर उसको थकान वगैरह महसूस होती है, तो सेम इज दिस क्राइटेरिया उस चिल्ड्रंस के अंदर जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है, ठीक है, तो उसी टाइम पे उसके अंदर जो डिफिकल्टी होने की वजह से उसके अंदर स्वेटिंग होती है वो नोटिस की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उसको फीडिंग के दौरान बहुत ही उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टैकिपनिया मींस ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, जो रेस्पिरेशन जो रेट हो जो 30 ब्रीथ होता है तो उसके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, टैकिपनिया मतलब ब्रीदिंग जो पैटर्न होगा वो बढ़ जाएगा। टैकिकार्डिया मींस उसका पल्स रेट वो नॉर्मल से बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। देन डल लुक ऑफ द चिल्ड्रन, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उसके अंदर डल दिखेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पुअर वेट गेन ड्यू टू द सेल्यूलर इनसफिशिएंसी, मतलब जो सेल को पूरी तरह के जो रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन का लेवल अदर जो नीड्स होती है वो फुलफिलमेंट नहीं होने की वजह से उसकी सेल की ग्रोथ होती है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, जो सेल का ग्रोथ नहीं होने की वजह से पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए वो गेन नहीं कर मतलब उसका वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बाइवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब बाइवेंट्रिकुलर मतलब दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी, इट मींस उसका जो साइज और शेप होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। And the growth and development, the G and G stand for the G for the growth, D for the development retardation, मतलब नॉर्मल तरीके से जो क्राइटेरिया के अंदर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा नॉर्मल वे के अंदर, ठीक है। These all about the clinical manifestation we can notify in the ventricular septal defect. Okay. The next one, in the VSD, a specific criteria seen in the ventricular septal defect, ठीक है, मीन्स इस VSD कंडीशन के अंदर एक स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो उसके अंदर नोटिफाई किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं द एसेन-मैंगर्स सिंड्रोम, एसेन-मैंगर्स सिंड्रोम, ठीक है, जो ये एक VSD के अंदर शो करने वाला एक जो कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। एज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग पल्मोनरी ओवरलोड, ठीक है, मींस जो एसेन-मैंगर्स सिंड्रोम्स एज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग पल्मोनरी ओवरलोड, ठीक है, मींस इस VSD कंडीशन के अंदर हमने देखा कि जो वेंट्रिकल जो सेप्टल डिफेक्ट होता है उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो राइट वेंट्रिकल के अंदर फ्लो रेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी ओवर सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी ओवर सर्कुलेशन की वजह से इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड का जो हायर प्रेशर होता है वो फ्लो करता है तो लोअर तरफ जो राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। बट जो लंबे समय तक, ठीक है, इसका मतलब जो एसेन-मैंगर्स सिंड्रोम का मतलब कि एज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग पल्मोनरी ओवरलोड, मतलब लंबे समय के लिए उस पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ओवरलोड होने की वजह से द रिवर्स कॉम्प्लिकेशन इज अराइज, ठीक है, मींस इसका एक जो जैसे नॉर्मली उसका जो शंटिंग होता था, ठीक है, मींस लेफ्ट टू द राइट पोर्शन की तरफ शंटिंग हो रही थी, ठीक है। देन नेक्स्ट और रिवर्स कॉम्प्लिकेशन इज अराइज, इसकी वजह से क्या होगा कि रिवर्स कॉम्प्लिकेशन होता है वो अराइज हो जाता है और शंटिंग होती है चेंज, मतलब जो शंटिंग होती है ब्लड का फ्लो होने की वो चेंज हो जाती है फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, और उसके अंदर जो शंटिंग लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल की तरफ हो रही थी और इसके अंदर चेंज हो जाएगा राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम
द ईसेन मैंगर सिंड्रोम कहते हैं। यदि लंबे टाइम पीरियड तक जो वेंट्रिकुलर के अंदर से जो शंटिंग हो रही है उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो ये प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, मींस जो इस VSD वाली कंडीशन को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से जो मेथड्स हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन का इट मींस का जो उसकी पुरानी कोई रिपोर्ट्स वगैरह है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम की जो रिपोर्ट्स वगैरह है, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ था या फिर कोई अदर लाइफ स्टाइल उसके जो फैमिली मेंबर्स होता है उनसे हम डिस्कशन करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने सही जो एडवाइस फॉलो की है नहीं की। एंटीनेटल जो रिपोर्टिंग क्या होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में वो पहले महीने के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हुआ था, इनको कुछ इन्फेक्शन वगैरह था। तो ये जो सारी हिस्ट्री है, ठीक है, बेबी का बर्थ होने से पहले सारी हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री कलेक्शन को बताता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम देखेंगे उसके बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। फिर इसी के साथ साइन एंड सिम्टम के साथ साथ में हम देखेंगे कि उसी के अंदर जो एक मशीनरी साउंड, मतलब जो एक जब नॉर्मल जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो पल्स का जो एक साउंड आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक मशीन चल रही होती है, जैसे कि एक जो मशीनरी जो साउंड होता है, जो मशीन के चलने की जैसा जो एक बैकग्राउंड साउंड होता है वो उस पल्स के साउंड के साथ में आएगा, ठीक है। एक मशीनरी जो मरमरिंग साउंड होता है वो जनरेट उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे किया जाएगा। इसके अंदर चेस्ट एक्सरे यदि आइडेंटिफाई किया गया है तो हार्ट होता है उसका एनलार्जमेंट नोटिस किया जाता है, मतलब हार्ट होता है उसका साइज होता है वो बड़ा होता है, मतलब जो स्वेलिंग मतलब एनलार्जमेंट हुआ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ECG होती है, उसके अंदर चेंजेस होता है, मतलब जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली हार्ट के पेशेंट के अंदर आपने देखा होगा ECG होती है वो बनाते हैं, ठीक है। जो मतलब बेसिकली जो नॉर्मल वे के अंदर जो ECG का जो प्रोसेस होता है इस वे के अंदर इसका ग्राफ आता है, ठीक है। बट इसके अंदर ECG होता है वो P वाला जो लाइन होती है, ठीक है, P पॉइंट होता है वो उसके एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शो करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये QRS, ठीक है, ये जो QRS होता है वो उस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है, ठीक है, अभी इस पेशेंट का जो VSD कंडीशन है उसका यदि ECG हम निकलवाएंगे तो उसके अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके अंदर वो वेरिएशंस आ सकती है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस उसके अंदर इसके अंदर यदि चेंज है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मे बी उसको ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट 2D इको, मतलब जो 2D डायमेंशन के अंदर उसकी हार्ट की इमेजेस वगैरह, MRI स्कैनिंग, मतलब जो MRI वगैरह CT स्कैनिंग वगैरह को क्लियरली उसका पिक्चर हो हमको आइडेंटिफाई हो सके तो हम ये सब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू डायग्नोस द VSD कंडीशन, उस VSD कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। Okay, the next after the confirmation of the VSD condition, ठीक है, बेसिकली जो VSD कंडीशन का हमने इजीली उसका आइडेंटिफाई करने के बाद में हाउ टू मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमारा हेडिंग ही हमारा यही है कि चिल्ड्रंस का जो डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, उसको किस वे के अंदर हम उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम प्लानिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो VSD कंडीशन का सारा क्राइटेरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द स्मॉल ओपनिंग एज अर्ली, ठीक है, मीन्स इससे पहले इसके
टाइप्स के अंदर हमने देखा था कि छोटी ओपनिंग वाला होता है जो VSD कंडीशन, वो असिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। अब इजीली उसको अर्ली स्टेज के अंदर यदि आइडेंटिफाई करना है तो ना तो उसका कुछ सिम्टम आता है और नहीं उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते, ठीक है। तो वो लेट के अंदर ही आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। बट मे बी एक बार हर पर्सन को एडवाइस किया जाता है कि अच्छे से स्कैनिंग जो MRI जो इमेजेस वगैरह होता है, क्लियर इमेजेस उसके जिसके अंदर आती है, वो सब आइडेंटिफाई करके उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो लार्ज ओपनिंग वाला है उसको हम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर तो नो एनी मेडिकल मैनेजमेंट इज अवेलेबल, ओनली ट्रीटेड सर्जिकली, इट मीन्स कि ऐसा कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल जो मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं जिसके द्वारा जो उस ओपनिंग को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। बट वो ट्रीटेड सर्जिकली, मतलब जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के द्वारा ही उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। Then next, the surgical management for the VSD condition, that is two types of the surgery are available, ठीक है। मतलब इसके अंदर दो टाइप की जो सर्जरी उसके अंदर एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट द 1 stage सर्जरी एंड द 2 stage सर्जरी, ठीक है। मीन्स एक 1 stage की सर्जरी एंड एक 2 stages की सर्जरी। अभी ये दोनों क्या होती है, तो मैनेजमेंट जो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इसकी दो सर्जरीज होती है, ठीक है। द 1 stage सर्जरी एंड द 2 stage सर्जरी, ठीक है। तो 1 stage सर्जरी का मतलब एक ही बार के अंदर जो ये हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग के अंदर जो आर्टिफिशियली जो बनाया एक जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। एक जो सिंथेटिक जो बनाई जो मेम्ब्रेन होती है, वो इसके अंदर हम एक ही स्टेज के अंदर इसका अटैच कर देते हैं और इस ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो वो तो आती है 1 stage सर्जरी थ्रू द ग्राफ्टिंग एंड द पेचिंग द क्लोज द ओपनिंग, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग ये द्वारा इस ओपनिंग को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बट 2 stage सर्जरी के अंदर ऐसा होता है कि बेसिकली ये ग्राफ्ट हमने लगा दिया डायरेक्टली, ठीक है। बट वापस ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये सही तरीके से अटैच नहीं हो पा रहा है। वापस ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये मतलब अच्छी तरह से अटैचमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। वो हिलने लग जाता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत ओपनिंग फिर से हो जाती है, ये सही तरीके से अटैच नहीं हो पा। इसकी वजह से क्या करेंगे कि कुछ टाइम पीरियड तक इसके जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको थोड़ा बेंड कर देंगे, मतलब थोड़ा सा हमको बेंड उसको या तो मोड़ देंगे या फिर उसको थोड़ा सा बांध देंगे, ठीक है। इसकी बेंडिंग करने की वजह से जो पल्मोनरी जो अंदर से तो थोड़ा कम अमाउंट के अंदर जो वेनस रिटर्न निकलेगा, ठीक है। और उस वेंट्रिकल के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से जो ग्राफ्टिंग हमने जो लगाई है वो स्मूथली उसके अंदर रह सकती है, ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे वो हीलिंग हो सकती है, ठीक है। और फिक्स होने के बाद में थोड़े टाइम पीरियड के बाद में हीलिंग होने के बाद में इसको वापस हम बैंड को हटा देंगे, ठीक है। बैंड करने का रीजन ये है कि पहले स्टेज की सर्जरी के अंदर क्या करेंगे कि इस पल्मोनरी आर्टरी को हम बैंड करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज के अंदर सेम एज इट इज 1 स्टेज के अंदर उसकी ओपनिंग को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो थोड़े दिनों तक यदि उसके अंदर जो प्रेशर रहेगा वो कम होगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो फिल्टर होने वाला जो ब्लड आएगा इसके अंदर, तो उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और इसी की वजह से इनडायरेक्टली उसको जो ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होगा और वो हीलिंग होने के बाद में भले वो उसके अंदर प्रेशर पड़, फिर हीलिंग होने के बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेज सर्जरी इसके अंदर एप्लीकेबल की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी के साथ में इसका कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये प्रॉब्लम है अभी तक लंबे पीरियड तक चल रही है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन जैसे पल्मोनरी एडिमा, मतलब लंग्स के अंदर जो एडिमा हो सकता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ में
एंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो VSD वाली कंडीशन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस अबाउट द सेकेंड असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर, द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके बाद में जस्ट जो असाइनोटिक डिसऑर्डर्स एक और रिमेनिंग है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, देन आफ्टर द असाइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर्स we discussed about the ASD and the VSD. Then next another cardiovascular, the congenital heart acyanotic type disorders, that is the PDA, ठीक है। PDA it is full form the patent ductus arteriosus, ठीक है। The patent ductus arteriosus, it is also a acyanotic congenital heart disorder. In this the introduction about the PDA, that is the word patent, ठीक है। The word patent it means कि ले remain open, ठीक है, means खुला रह जाना। तो means कोई भी एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर या फिर कोई अदर एक स्ट्रक्चर होता है जो ट्यूब लाइक होता है उसका ओपन रह जाना, ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग ओपन मतलब वो खुला रह जाना उसको हम बोलते हैं पेटेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट ductus arteriosus, ठीक है। The ductus arteriosus it means before it in the previous classes we starting with the fetal circulation, ठीक है। तो fetal circulation को आप उसको रेफर कीजिए, उसके अंदर एक मैंने स्ट्रक्चर लिखाया था कि जो सर्कुलेशन का जो मैनर होता है, ठीक है, जो चिल्ड्रंस का बर्थ होने से पहले होता है, ठीक है। तो वो इसके अंदर रहता है कि कम जो लंग्स होता है वो अपना फंक्शन कर नहीं रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच के अंदर एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसी कनेक्शन को हम डक्टस आर्टरियोसस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब जो आर्टरी होती है एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, तो द स्ट्रक्चर कनेक्शन बिटवीन द एरोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो डक्टस आर्टरोसिस बोलते हैं। तो इस हेडिंग का मतलब कि जो डक्टस आर्टरोसिस होता है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल जो क्राइटेरिया मैंने जो बताया था कि ये सब बर्थ के बाद में होना चाहिए, मतलब बर्थ के पहले, सॉरी, तो बर्थ से पहले होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होता है चाहिए वो खुला रहना चाहिए, ठीक है। बट अब नॉर्मल वे के अंदर क्या होगा कि बर्थ होने के बाद में इसको क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, बट इट स्टिल रिमेनिंग, ठीक है, मतलब बर्थ होने के बाद में भी पर वीक के हिसाब से जो वो इसको 2 वीक्स या फिर 1 मंथ के अंदर उसको फ्यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। बट वो अभी तक एक अबनॉर्मल वे के अंदर ही खुला ही रह रहा है, ठीक है, स्टिल ले रिमेन ओपनिंग, ठीक है, मतलब अभी भी ओपन ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये एक असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। इट इज द असाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर, द अबनॉर्मल ओपनिंग इन द डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, मतलब जो डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर अबनॉर्मल टाइप की ओपनिंग होती है वो रह जाती है, ठीक है। बट इसका नॉर्मल क्राइटेरिया कि as normally this structure present before the birth, ठीक है, मीन्स नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर कि ये जो डक्टस आर्टरियोसिस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बेसिकली बर्थ से पहले अवेलेबल रहता है, ठीक है, बट बर्थ के बाद में इसको क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ये बर्थ के बाद में भी क्लोज नहीं हो पाता तो वो एक डिजीज के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन को हम पीडीए के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Okay, then next after the introduction of the PDA, then next one the etiological factors responsible for the PDA conditions, means ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो ओपन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बर्थ के बाद में ऑटोमेटिकली जो जनरली देखा जाता कि ये क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है,
बट ये रिमेनिंग ओपन रह जाता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में भी ये हेरिडिटरी मीन्स एंशिएंट टाइम के अंदर जो उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ में जो ईच जनरेशन के अंदर हो रहा है, ठीक है, उनका सेल का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है, ठीक है, तो वो पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो ये कॉज हो सकता है। देन नेक्स्ट जीन्स एंड द क्रोमोसोम्स वेरिएशंस मींस बर्थ के टाइम पे जब ये क्लोज होने का था, ठीक है, अभी वो क्लोज नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम के अंदर जीन्स और क्रोमोसोम्स को इसको क्लोज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन जीन्स के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी होने की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैटरनल लाइफस्टाइल, यदि मदर की लाइफस्टाइल उस टाइम के दौरान जब ये क्लोज हो रहा था, ठीक है, तो यदि हार्मफुल लाइफस्टाइल को फॉलो कर लिया, ठीक है, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ठीक है, ड्रग एब्यूज वगैरह, तो इसकी वजह से भी हो सकता है मदर को कुछ इन्फेक्शन, ऐसी कोई डेंजरस जो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो इसका कॉम्प्लिकेशन भी ये हो सकता है, ठीक है। टेराटोजेनिसिटी मींस मदर के द्वारा चिल्ड्रंस में ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, ऐसा कोई केमिकल है जो हार्मफुल एंजाइम्स वगैरह हार्मोन्स जो इसको नेगेटिव इसके ऊपर इफेक्ट करे, ठीक है। देन नेक्स्ट हाईली प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रांसफर, ठीक है, बेसिकली चिल्ड्रंस को मदर के द्वारा सब कुछ न्यूट्रिएंट्स ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उसी टाइम के दौरान जो मदर के हार्मोन के साथ साथ में एक सब्सटेंस प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उस डक्टस आर्टरियोसस को बर्थ से पहले खुला रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और खुला रखने के जो उस समय उसको बर्थ से पहले इसको जरूरत रहती है खुला रखने का, ठीक है, बट बर्थ होने के साथ साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल होता है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, चिल्ड्रंस के अंदर इनका लेवल ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है, बट बाय चांस किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा लेवल के अंदर ही अवेलेबल हो गया, ठीक है, मतलब मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर हो गया, इसकी वजह से ये क्लोज नहीं हो पाया, इसका रीजन के हायर प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रांसफर थ्रू द मदर, ठीक है, तो वो चिल्ड्रंस के अंदर आएगा और ये कंडीशन अराइज कर सकता है, ठीक है। These are the factors, the predisposing factors which may lead the conditions of the patent ductus arteriosus, ठीक है। Okay, so these all about the introduction and the etiological factor related to the patent ductus arteriosus. The next terms we discussing in the next class. Thank you.